नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता और अभिशासन पर डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उत्पाद के लिए प्राप्त प्रस्ताव सरकारी लक्ष्यों से ज्यादा है। अफगानिस्तान में शीर्ष अमेरिकी कमांडर ने 20 वर्ष के युद्ध की समाप्ति से पहले अपना पद त्याग किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा प्रत्यक्ष योजना का अनावरण किया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन द्वारा वर्ष 2030 तक प्रकृति के प्रबंधन के लिए एक नवीन वैश्विक फ्रेमवर्क जारी किया गया। और अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता और अभिशासन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के साथ कुछ नैतिक चुनौतियों और जोखिम की पहचान की गई है। साथ ही इसमें ये सुनिश्चित करने के लिए 6 आम सहमति के सिद्धांत भी दिए गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग का मुख्य लक्ष्य सभी देशों के सार्वजनिक लाभ के लिए कार्य करना होना चाहिए। इसमें कई नैतिक मुद्दे हैं, जैसे प्रौद्योगिकी प्रदाताओं द्वारा एकत्र किया गया स्वास्थ्य डेटा आवश्यकता से अधिक हो सकता है। इस तरह के अतिरिक्त डेटा को उन उद्देश्यों के लिए दोबारा उपयोग किया जा सकता है जो गंभीर नैतिक, कानूनी और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को बढ़ाते हैं। एक ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए संसाधनों का आवंटन और दूसरी ओर सामाजिक उत्थान एक नैतिक दुविधा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों की बात करें तो ये मानव स्वायत्तता की रक्षा करते हैं, मानव कल्याण, मानव सुरक्षा और जनहित को बढ़ावा देते हैं, पारदर्शिता, व्याख्यात्मकता और बोधगम्यता सुनिश्चित करते हैं, उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, समावेशिता और समानता सुनिश्चित करते हैं तथा उत्तरदायी और टिकाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहित करते हैं। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि प्रौद्योगिकियों का नीतिपरक और स्पष्ट डिजाइन होना चाहिए। डेटा साझा करने और उपयोग के स्वरूपों को समझने के लिए जनता को स्वास्थ्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में शामिल किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंगीकरण में स्वास्थ्य पेशेवरों की सहायता के लिए प्रशिक्षण और सतत शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए। वर्तमान या प्रस्तावित कार्रवाई, नीति, कानून और विनियमन के परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनें मानव बुद्धि की तरह कार्य करें। इन मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्यों का अनुकरण करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा रोगी देखभाल में सुधार करने, सटीक निदान प्रदान करने और उपचार योजनाओं को अनुकूलित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। साथ ही महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया का समर्थन करने, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं के निर्णयों को सूचित करने या स्वास्थ्य प्रणालियों के भीतर संसाधन आवंटित करने की क्षमता में भी वृद्धि कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आकस्मिक बाढ़ तथा भूस्खलन। आकस्मिक बाढ़ जल में वृद्धि या वर्षा के दौरान या उसके कुछ घंटों के भीतर होती है। इसकी वजह से जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती है। ये अपनी चरम अवस्था के साथ कम अवधि की अत्यधिक स्थानीयकृत घटनाएं हैं। स्थलाकृति, मृदा की स्थिति और भू आवरण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकस्मिक बाढ़ के कई कारण हैं, जैसे तड़ित झंझा, हरिकेन और उष्णकटिबंधीय तूफान से भारी वर्षा, बांध या तटबंध में दरारें या मड स्लाइड्स यानी मलबे का प्रवाह, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमनदों का पिघलना, वनों की कटाई और शहरीकरण। आकस्मिक बाढ़ के कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे घरों, कार्यालयों, अस्पतालों, परिवहन, सड़कों, पुलों, पानी की टंकियों आदि जैसी आधारभूत संरचनाओं का नुकसान। रसायन और अन्य खतरनाक पदार्थ जल में मिश्रित हो जाते हैं, जो आखिरकार जल निकायों को दूषित कर देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक संतुलन नष्ट हो जाता है। मानव और वन्य जीवन को क्षति होती है। हालांकि इसके लिए कई उपाय भी किए गए हैं, जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज की शुरुआत की है, ताकि आकस्मिक बाढ़ के खतरों के लिए 6 घंटे पहले और जोखिमों के लिए 24 घंटे पूर्व चेतावनी जारी की जा सके। भवन निर्माण कानूनों का कठोरता से क्रियान्वयन और बाढ़ संभावित क्षेत्रों का सीमांकन किया जा रहा है। एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी आई फ्लोज जैसी कुशल बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।
अगली खबर उत्पादन से संबद्ध योजना से। दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उत्पाद के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त प्रस्ताव सरकारी लक्ष्यों से ज्यादा हैं। फर्में 4500 करोड़ रुपए का निवेश करने की पेशकश कर रही हैं, जो सरकार के 3000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक है। इससे भारत के वर्ष 2026 तक 2,44,000 करोड़ रुपए मूल्य के दूरसंचार उपकरण बनाने के लिए लक्ष्य को प्रोत्साहन मिला है। PLI योजना एक परिणाम और निर्गत उन्मुख योजना है। इसमें देश में उत्पादन होने के बाद ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 को गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। इस योजना को दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी योजना की परियोजना प्रबंधन एजेंसी है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत को दूरसंचार उपकरणों के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस योजना में शामिल किए गए क्षेत्रक हैं 4G या 5G अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेस डिवाइसेस, अन्य वायरलेस उपकरण और एंटरप्राइज उपकरण जैसे स्विच, राउटर आदि। निवेशक को अपनी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए न्यूनतम निवेश सीमा के 20 गुना तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए और अन्य के लिए 100 करोड़ रुपए है। विभिन्न श्रेणियों और वर्षों के लिए प्रोत्साहन संरचना 4% से 7% के बीच होती है। अफगानिस्तान में शीर्ष अमेरिकी कमांडर ने 20 वर्ष के युद्ध की समाप्ति के बिल्कुल नजदीक आकर अपना पद त्याग किया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये नागरिक और मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में कार्रवाई करके अलकायदा के आतंकवादियों के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था। आपको बता दें कि ये वे ही ठिकाने थे जहां इन आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से क्यों हटा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य संलिप्तता एक सामरिक दायित्व और निरर्थक निवेश सिद्ध हो रही थी। इसकी अफगानिस्तान में बुनियादी राजनीतिक और सैन्य गतिशीलता को बदलने की क्षमता खत्म हो गई थी। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानते हुए अपनी प्राथमिकताओं को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित कर रहा है। इसलिए कहीं न कहीं अमेरिका को लगता है कि अब अफगानिस्तान से हटने का सही समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका की निकासी से संबंधित कई मुद्दे सामने आएंगे, जैसे अफगानिस्तान में गृह युद्ध का भय होगा। हिंसा जारी रहने के साथ अफगानिस्तान में दोबारा गृह युद्ध आरंभ हो सकता है। साथ ही साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को भी काफी नुकसान होगा। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी सैन्य उपस्थिति ने कट्टरपंथी चरमपंथी शक्तियों पर नियंत्रण रखा हुआ था। भारत से संबंधित इसमें कई चिंताएं हैं, जैसे सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम है। अफगानिस्तान में हिंसा और अस्थिरता में वृद्धि ने भारत को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। आर्थिक दृष्टि से भारत ने अफगानिस्तान में अफगान संसद के निर्माण सहित कई परियोजनाओं में निवेश किया है और रणनीतिक दृष्टि से अफगानिस्तान तेल और खनिज समृद्ध मध्य एशियाई गणराज्यों का प्रवेश द्वार है। इसलिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये चिंता का विषय है। सरकारी प्रतिभूतियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा प्रत्यक्ष योजना का अनावरण किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान है। इससे पहले छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड खरीदकर या जीवन बीमा प्रतिष्ठानों द्वारा जारी कुछ पॉलिसियों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर सकते थे। योजना की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि खुदरा निवेशकों को RBI में खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता यानी RDG अकाउंट खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन और नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग NDSOM तक पहुंच प्राप्त होगी। NDSOM द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए एक अनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली है। इस योजना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सरकारी प्रतिभूति बाजार में बैंकों, म्यूचुअल फंड आदि जैसे संस्थागत निवेशकों का वर्चस्व है, जो छोटे निवेशकों के लिए द्वितीयक बाजार में कम तरलता शेष रहने देते हैं। इससे पहले एक्सचेंज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गोबिड ऐप या रिटेल डेट मार्केट सेगमेंट जैसे खुदरा निवेशकों के बीच GSEC को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं मिला था। ये योजना निवेशकों के आधार को व्यापक बनाने में मदद करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण लिखित होते हैं। इनकी दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं। पहला है ट्रेजरी बिल्स, जिन्हें राजकोषीय बिल भी कहा जाता है। ये लघु अवधि के लिखित होते हैं जो 91 दिन, 182 दिन या 364 दिनों में परिपक्व होते हैं।
और दूसरे होते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। ये दीर्घकालिक लिखत होते हैं जो 5 वर्ष से 40 वर्षों के बीच किसी भी समय परिपक्व होते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन द्वारा वर्ष 2030 तक प्रकृति के प्रबंधन के लिए एक नवीन वैश्विक फ्रेमवर्क जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CBD द्वारा जारी ये फ्रेमवर्क प्रकृति और लोगों को इसके द्वारा प्रदत्त आवश्यक सेवाओं को सुरक्षित तथा संरक्षित करने के लिए विश्व भर में कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। इसमें वर्ष 2030 के लिए 21 लक्ष्य और वर्ष 2050 तक मानवता के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना, इसके विजन को प्राप्त करने के लिए 4 उद्देश्य शामिल हैं। अक्टूबर 2021 में चीन के कुनमिंग में निर्धारित CBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP15 में इसे और अधिक परिष्कृत किया जाएगा। इसके लक्ष्यों में शामिल है वैश्विक भूमि और समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30% संरक्षित किया जाना, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश और उनके प्रभाव की दर में 50% तक की कमी करना, पर्यावरण में नष्ट होने वाले पोषक तत्वों को कम से कम आधा और कीटनाशकों को कम से कम 2/3 तक कम करना, साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट के निर्वहन को समाप्त करना। प्रकृति के प्रबंधन के लिए विकासशील देशों को सभी स्रोतों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह में $200 बिलियन की वृद्धि सुनिश्चित करना। CBD के 4 उद्देश्य हैं। ये जैव विविधता की विलुप्ति और गिरावट को रोकता है, संरक्षण प्रयासों द्वारा मनुष्यों के लिए प्रकृति प्रदत्त सेवाओं को बनाए रखना और उनका संवर्धन करना शामिल है, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी को उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना, उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य साधनों के बीच अंतर को समाप्त करना इसके तहत शामिल है। CBD वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और ये दिसंबर 1993 में प्रभावी हुआ था। CBD पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल और IT जैव विविधता लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। रिचर्ड ब्रेंसन ने अंतरिक्ष पर्यटन की प्रतिस्पर्धा में पहली उड़ान भरी। 3 निजी कंपनियां, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक और एलन मस्क की स्पेस एक्स अंतरिक्ष पर्यटन का नेतृत्व करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा में शामिल थी। उनमें से रिचर्ड ब्रेंसन अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो थे, जिन्होंने वर्ष 2001 में रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। ब्रेंसन के साथ भारतीय मूल की महिला सिरिशा बांदला सहित 5 क्रू सहयोगी थे। वो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी। खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। अब खादी शब्द के ट्रेडमार्क पंजीकरण वाले देशों की कुल संख्या 9 हो गई है। ट्रेडमार्क अन्य प्रतिस्पर्धियों से किसी विशेष वस्तु या सेवा को मान्यता देने या अलग करने के साथ कोई भी शब्द, वाक्यांश, प्रतीक, डिजाइन या इन सभी का संयोजन हो सकता है। ये कई चीजों में सहायता करता है, जैसे वस्तुओं या सेवाओं के स्रोत की पहचान करने में, ब्रांड के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में, जालसाजी और धोखाधड़ी से बचाव में। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट जारी। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 5 संगठनों, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहलिखित है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि वर्ष 2014 से भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वर्ष 2020 में कुपोषित लोगों की कुल संख्या 768 मिलियन थी। इसमें से आधे से ज्यादा यानी 418 मिलियन एशिया में अधिवासित थे, यानी एशिया में रहते थे। सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि भारत ने कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का निवारण करने के लिए किस प्रकार रागी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। अंतरिक्ष चावल। चीन ने पिछले वर्ष चंद्र यात्रा चांग E5 लुनार प्रोब से वापस लाए गए बीजों अंतरिक्ष चावल की अपनी पहली फसल की कटाई की। चीन वर्ष 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीजों को अंतरिक्ष में ले जा रहा है। अंतरिक्ष में कृषि का महत्व इसलिए है क्योंकि ये ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद कुछ बीज म्यूटेट हो सकते हैं और पृथ्वी पर वापस उगाए जाने पर अधिक उपज दे सकते हैं। बीज बैंक का विस्तार करने के लिए अधिक और बेहतर आनुवंशिक स्रोत प्रदान करके चीन के संकर चावल प्रजनन में योगदान करती हैं।
आषाढ़ी बीज और रथ यात्रा। आषाढ़ी बीज पर प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा अहमदाबाद और पुरी में संपन्न होती है। आषाढ़ी बीज कच्छी नव वर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये गुजरात के कच्छ में वर्षा की शुरुआत से जुड़ा है। रथ यात्रा विश्व का एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां भक्तों तक यात्रा के लिए देवताओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी रथ शोभा यात्रा भी है। सहोदर देवताओं जैसे कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को सेवायतों द्वारा खींचा जाता है। सेवायत वहाँ के पारंपरिक पुजारी होते हैं। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ये कैरिबियाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीपीय राष्ट्र है। ये वर्ष 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांति के बाद से सत्तावादी कम्युनिस्ट राज्य है। हाल ही में इस देश ने सोबराना 2 वैक्सीन विकसित की है। ये प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए वायरस के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को टिटनेस के एक निष्क्रिय प्रतिरूप के साथ मिलकर तैयार की गई। ये विश्व की प्रथम संयुग्मी यानी कंजुगेट वैक्सीन है। इसकी क्लिनिकल परीक्षण क्षमता 91.2% है। पार्सल आइलैंड्स। हाल ही में चीन ने दावा किया है कि उसने पार्सल द्वीप समूह से एक अमेरिकी युद्धपोत को बाहर कर दिया है। पार्सल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में 130 छोटे प्रवाल द्वीपों और चट्टानों सहित एक द्वीप समूह है। समृद्ध हाइड्रोकार्बन संसाधनों से युक्त इस द्वीप समूह पर ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है। हालांकि इसे चीन द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इस द्वीप समूह को चीन में जिशा द्वीप समूह और वियतनाम में हुआंग सा द्वीप समूह के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, मुंह और हाथ साफ रखिए और बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीका जरूर लगवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।